हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अब आप लोग को हम बताने वाले आज बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम होगा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि भविष्य में या आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अब जब आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसमें आपका MCQ, बहुविकल्पीय, दीर्घ होगा, लघु हो गया, ये सब क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग चैप्टर पे। और चैप्टर जानने से पहले हम इस चैप्टर के सारांश को समझेंगे और जो लेखक है उनके बारे में जानेंगे, फिर हम चैप्टर अध्याय स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर नंबर 1 है हिंदी गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे लोगों में सब कुछ लिख दिया गया है, आप ध्यान से देखिए। इसकी जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। वैसे भी आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छा से समझेंगे, सुनेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार आप ध्यान से समझेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह आपका हिंदी पद खंड का भी चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी उसका प्रश्न MCQ हो गया, सब्जेक्टिव वगैरह सब बताया जा रहा है। आप उसको वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी गद्य खंड का, पद खंड का, संस्कृत का, हर एक सब्जेक्ट का हर एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे कौन। और आप भी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे कौन, क्योंकि इन्होंने ऐसा, इनको समाज सुधारक बोला जाता है। समाज सुधारक तो थे ही, साथ ही साथ समझिए एक वकील थे। वकील के साथ साथ इन्होंने ऐसी हमारे समाज में जो कुप्रथाएं प्रचलित थी, जाति प्रथा वगैरह, भेदभाव, छुआछूत था इसका, सब इन्होंने क्या किया, खत्म किया। ऐसे महान दार्शनिक विचारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कौन नहीं जानता है। कहा जाता है कि अगर आप संविधान एक बार पढ़ लिए, एक बार अब अगर आप संविधान पढ़ लिए, तो पढ़ने के बाद से आप सबसे पहले ये कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ है, कहाँ उनका पवित्र चरण है कि हम जाकर स्पर्श करें। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें चीज़ उसमें लिखी गई है, इसलिए ऐसे ही नहीं कहा जाता है संविधान निर्माता। ठीक है, बहुत मतलब क्या किया जाए, इनको जितना ही कहा जाए उतना ही कम पड़ सकता है। इसलिए इनको, इनके बारे में जानना जरूरी है, इनके चैप्टर के बारे में जानना जरूरी है कि क्या लिखे थे। ये जो लिखे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, एक बार एक भाषण, मतलब अदर कंट्री में भाषण देना था, तो भाषण देना था, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लमें हो गई, तो भाषण नहीं दे पाया। तो इन्होंने क्या किया, इसी बात को वहाँ पे कहना था लेकिन कह नहीं पाया, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ से आकर इसको अपना एक बुक लिखा और एक चैप्टर बनाया। उस चैप्टर में ही इन्होंने इसको प्रचलित, मतलब प्रसारित कर दिया, प्रकाशन करा दिया। तब से हम लोग ये पढ़ते हैं। एक समझिए एक भाषण ही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं श्रम विभाजन होता क्या है। देखिए, श्रम विभाजन क्या होता है, इसको समझते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोनों में अंतर है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन थोड़ा अंतर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इस चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बताए क्या है। इस चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताया है कि कैसे हम लोग लोगों को, उनको श्रम विभाजन, जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उस श्रम विभाजन करने से क्या क्या नुकसान होती है, इन्होंने इस चैप्टर में सब कुछ बताया है। भाई दबे, मान लीजिए आपके पिताजी कोई किसान का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, और आपसे कह दिया जाए कि आप बड़े होकर खेती बाड़ी का ही काम करेंगे, IAS IPS, मनपसंद कुछ नहीं बन पाएंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा, सोचिए कैसा फीलिंग होगा। अगर आपके पिताजी मान लीजिए खेत में किसी के काम कर रहे हैं, आपको भी कह कह दिया जाए कि वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है, तो बताइए उस श्रम विभाजन हुआ ना। वो जाति के आधार पे, मतलब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, कि हाँ वो पहले से क्या काम करता था वही काम आपको भी सौंप दिया जा रहा है। तो ये क्या भेदभाव है कि नहीं है। आपका मन है हम कुछ पढ़ लिख के बने, लेकिन आपको उस परिवार में जन्म लेने के कारण, ऐसी स्थिति से गुजरने के कारण, या कुप्रथियाँ चलने के कारण आपको ऐसा करना पड़ रहा है, तो आप सोचिए आप कैसे होंगे। इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस सब चीज़ को समाप्त किया। ठीक है, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, नर्स जो है नर्स अपना काम कर रही है। ठीक है, दवा देने वाला अपना काम कर रहा है, तो ये हो गया आपका श्रम विभाजन। और जाति प्रथा मतलब आप जिस जाति से हैं उस वही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई
लो कास्ट का है तो क्या करेगा, वो लो कास्ट वाला ही काम करेगा। ये सब जाति, यही जाति प्रथा थी जो जाति प्रथा के आधार पर काम कर दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई दूसरे के खेत में काम करने वाले बेटा दूसरे के खेत में ही काम करेगा, वो पढ़ नहीं सकता। तो इस जाति प्रथा के आधार पर भेदभाव हो गया ना, श्रम विभाजन हो गया ना। ये सब चीज़ इन्होंने क्या किया, समाप्त किया। इन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं, जो जिस जिस जाति में जन्म लिया हो, जिस धर्म में जन्म लिया हो, उसको वो उसका विचार मतलब उसका स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसको क्या करे, वो जो भी मन करे वो पढ़ के लिख के बन सकता है। जो भी इच्छाएं हो, जो भी पढ़ने का इच्छा है वो पढ़ सकता है। इन्होंने इसको समाप्त किया। भेदभाव, छुआछूत, ये सब इसमें इनको ऐसा चीज़ से गुजरना पड़ा जैसा इस समय हम लोग नहीं, मतलब क्या बताया जाए, अगर गुजरे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इन्होंने इस सब चीज़ को समाप्त किया, तब जाकर हम आज चैन से जी पाते हैं, चैन से रहते हैं। नहीं तो हमारे समाज में ऐसे ऐसी बुराइयाँ थी, ऐसे ऐसे कुप्रथियाँ थी कि लोगों को क्या बोला जाए, लोग छुआछूत की भावना से देखते थे, हीन भावना से देखते थे। ये सब इन्होंने समाप्त किया। तो चलिए सीधे अब चैप्टर पर हम लोग चलते हैं, देरी ना करते हुए। चलिए, सबसे पहले जानते हैं हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे कौन, इनके बारे में कुछ चलता है, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखिए वैसे ही बाबा नहीं कहा गया, बाबा कहने का सेंस समझिए कितना ही बढ़िया काम किया कि सब लोग बाबा बाबा का नाम से कहते हैं, संविधान निर्माता कहते हैं, यही कहा। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1889 91 ईस्वी में, ये बात मत भूलिएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, वो भी कहाँ, महू। महू एक जगह है, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार, मतलब नीच परिवार जिसको कहा जाता है, लो कास्ट कहा जाता है। ठीक है, लो कास्ट कहा जाता है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। वो भी कब, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू के मध्य प्रदेश एक राज्य है, वहाँ का एक जिला है जो आपका महू, वहीं पे हुआ। ठीक है, देखिए एक बार महात्मा, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी से कहा कि आप ऐसे क्यों लोगों को वैसे करते हैं, कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम जो लो कास्ट के हैं उनको हम कहते हैं हरिजन। क्या कहते हैं, हरिजन। हरिजन आज के लोग में भी कहते हैं लोग। तो हरिजन कहने का मतलब एक महात्मा गांधी का दिया हुआ वर्ड है। और ये ऐसा इसलिए बोले गांधी जी, इन्होंने बताया कि देखिए हरिजन का मतलब हम इसलिए कह रहे हैं इनको हरिजन, ताकि हरि मतलब होता है भगवान। हरि मतलब क्या होता है, भगवान। अरे भगवान के आदमी, इनको हम छोटा नहीं समझ रहे हैं, हम बड़ा ही समझ रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि भगवान के आदमी, इसलिए इनका हम नाम रखे हैं हरिजन। तब से लोग हरिजन लोग कहते थे। ठीक है, तो गांधी जी भी ये सोच विचार के ही किए थे, अच्छा बोले थे कि हरिजन मतलब भगवान के आदमी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग उसका कुछ अलग सेंस निकाले तो बात अलग है। देखिए, पर मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। जब ये थे, जब इनका चलता था, मतलब कहने का सेंस ये कि इनका जब समय था, तो वो वैसे ही नहीं थे, सिंपल व्यक्ति नहीं थे। देखिए अपने समय में सबसे सुपठित जनों में से एक थी। जितना इलाका था वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही थे, सुपठित, ज़्यादा ज्ञान था इनके पास, वो भी अच्छा ज्ञान। ठीक है, वही कह रहा है कि सुपठित एक प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन चले गए। देखिए प्राथमिक शिक्षा जैसे प्राप्त किए, अपना छोटा छोटा वाला पढ़ाई खत्म करके, जो लोअर क्लास का होता, उन्होंने क्या किया, एक बड़ौदा नरेश थे, इनके कहने पर ये कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क पढ़ने चले गए। वो भी कहाँ, अमेरिका है। उच्चतर शिक्षा के लिए आगे की पढ़ाई कर सके। और फिर वहाँ से पढ़ने के बाद से वो लोग कहाँ चले गए, लंदन चले गए। कहाँ चले गए, लंदन, जो कहाँ है, इंग्लैंड में। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक अनुवाद के जरिए पर और ऐतिहासिक समाज क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। इन्होंने देखिए, इन्होंने ऐसा ही नहीं, वो तो पढ़े, साथ साथ में इन्होंने क्या किया, संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक, जो भी पूरा वैदिक होता है, उसको अनुवाद के जरिए इन्होंने सब कुछ पढ़ा। और पढ़ में उन्होंने बहुत बहुत चीज़, उसकी मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, उसके बारे में कहा, लोगों को समझाया, किताब में भी लिखा। ठीक है, हालांकि सब मिलकर इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षा विकास, धर्म दर्शन के व्याख्या बनकर उभरे। और सब मिला जुला कर देखा जाए तो ये जब समाज में आए तो समाज में इनके पास क्या क्या थे, देखिए ये इतिहासक, मीमांसक कहे गए, विधिवेत्ता कहे गए, अर्थशास्त्री कहे गए, समाजशास्त्री कहे गए, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के
व्याख्यात बनकर इन्होंने पूरा समाज के सामने आया कि हाँ हमारे पास इतने इतने टैलेंटेड है। और वैसे सिंपल व्यक्ति नहीं थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुत खतरनाक, मतलब जो हम लोग को समाज में बहुत अच्छा अच्छा काम किए। हालांकि स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति से बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार को सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। इनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। देखिए अपने समय में इन्होंने अपने देश में वकालत भी की और वकालत के साथ साथ उन्होंने ज़्यादा फोकस किया किस पे, जो भी दलित व्यक्ति थे, अछूत स्त्रियाँ थी, मजदूर अछूत, जिनको कोई काम कोई छूना नहीं जाता था, कोई अपने घर काम नहीं देता, इस सब के बारे में इन्होंने क्या किया, उस अधिकार व सम्मान दिलाया। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत ज़्यादा संघर्ष किए और इनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः तीन गो व्यक्ति थे और तीनों व्यक्ति का नाम है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक और चिंतन के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? तीन नहीं, एक भी पूछ सकता था। बुद्ध, भगवान बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबा फुले। बात याद रखिएगा, कभी भूलना नहीं। ओके, चलिए अब आगे देखिए। और कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्व भूमिका और एक निष्ठ समर्पण कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए और कि भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने के बाद ही, वैसे नहीं बहुत ज़्यादा भूमिका निभाए, इसलिए हम इनको कहा जाता है, क्या कहते हैं, संविधान निर्माता। और यही कहकर उनको हम पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन और इस महान दार्शनिक, महान विचारक, ठीक है, इस महान व्यक्ति का भगवान ने क्या किया, उनकी आत्माएं धड़कने छीन ली और इनका निधन हो गया 1956 में। वो भी कहाँ हुआ था? दिल्ली में। याद रखिएगा, दिसंबर में दिल्ली 1956 में दिल्ली में इनका क्या हो गया? देहावसान हो गया। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा कि बाबा साहेब अनेक पुस्तकें लिखी। बाबा साहेब ने बहुत ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण है, उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में दिया जा रहा है। एग्जाम में पूछ सकता है, आप अच्छा से समझिएगा। कह रहा कि द कार्ड्स इन इंडिया, ये भी इनकी फेमस रचना है, द कार्ड्स इन इंडिया। इन्होंने जितना भी लिखा ज़्यादातर जाति प्रथा, भेदभाव, अछूत के बारे में ही लिखा। ठीक है, ये बात होगा क्योंकि इनका मेन मकसद ही था उसको क्या करना, खत्म करना। ध्यान से समझ रहा है ना? देखिए ध्यान से देखेंगे तभी समझ जाएगा, बीच में इधर उधर करेंगे, अच्छा से देखेंगे, वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर ना 100% ना समझ आया तो आप कहिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम समझाएं और आपको ना समझ में आए। बस अच्छा से समझिए, टाइम दीजिए, बरकरार रखिए। एक बार वीडियो आप देख लिए, समझिए, एक बार अगर पूरा वीडियो देखिए, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। 100% जितना MCQ आएगा आप कर लेंगे। आप देखते रहिए, लास्ट में MCQ भी कराएंगे, देखते हैं कितने लोग करते हैं। जैसे चैप्टर समाप्त होगा फिर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें टोटल आल टू आल MCQ जिससे समझ 50-100 जितना होगा सब कराएंगे, देखते हैं आपको कितना आता है। तो आप पढ़े रहेंगे तभी ना, उसके बाद सब्जेक्ट भी कराएंगे। तो इसीलिए कहते हैं फोकस कीजिए, फोकस, फोकस हेयर। चलिए, तो हो गया द कार्स इन इंडिया। उसके बाद से देयर मैकेनिज्म, ये भी है रचना, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद द अनटचेबल्स, हु आर दे। उसके बाद फिर हु आर द शूद्रास। फिर है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। फिर है बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध के बारे में लिखा। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, और क्या है, एनिवेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सब इनकी फेमस रचनाएं थी। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब देखिए, हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय जितना भी लिखे हैं सब भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा क्या हो गया है, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। और किस नाम से? बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से बाबा साहेब लगा दिया गया, वो भी मंत्रालय से जारी हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। कहा कि यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है? तो एक आपका इनका लेख है, कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी से यह लिया गया है चैप्टर। वो भी कब? लल्लई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया, जाति भेद का उच्छेद से किंचित किया हुआ है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, कहाँ? लाहौर के वार्षिक सम्मेलन। एक है लाहौर में जिसका नाम है जाति पाति तोड़क मंडल,
वहीं पे एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, यहीं पर ही बात भाषण देने वाले थे, लेकिन भाषण नहीं दे पाए। वो भी कब 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था कि यहीं डॉक्टर बाबा साहब बोलेंगे अपना भाषण, बट हुआ क्या, यह कुछ क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण भाषण नहीं हो पाए और वह सम्मेलन स्थगित हो गया। और स्थगित होने पर यह पढ़ा नहीं जा सका। जब पढ़ा नहीं सका तो इतना बढ़िया बात कैसे कहा जाए, इसलिए इसको प्रकाशन बना के प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, अब सीधे हम लोग चलते हैं चैप्टर में। चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा और जान लीजिए, उसके बाद चैप्टर शुरू हो रहा है। पर अब बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया और बाबा साहब बाद में इसको किताब बना दिया और प्रस्तुत आलेख में भी भारतीय समाज में श्रम विभाजन, और वो कहाँ का श्रम विभाजन की बात करते हैं, भारतीय समाज में। भारतीय समाज में इतना नीचता फैला हुआ, अब भी वैसे ही है, पहले वैसे ही था। तो उसको समाप्त करते करते लोग परेशान हो गए। पहले एक आदमी थे क्रांतिकारी जो साथ दिए, पता नहीं अकेले सब कुछ किए, और इस समय साथ देने वाला भी कोई नहीं है, अकेले अभी भी करना पड़ता है। तो वही कह रहा कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन और शिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा, मान्यता, नरसिंह न्याय और समाज सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधार, रूढ़ पूर्वग्रह और लोकतंत्र उनकी अस्वास्थ्य प्रकृति पर यहाँ के एक संप्रवाद विविधता के दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। देखिए, कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए, यह जो भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें जो भी नागरिक है उनके लिए एकदम महत्वपूर्ण है। ये कितना महत्वपूर्ण है कि खुद करा। इसलिए कहा जाता है कि आप समझिए इनको, इनके बारे में पढ़िए। जिस दिन आप पढ़ रही ना, उस कहेंगे बाबा आपके चरण कहाँ हैं, चरण पादुका कहाँ है, लेके आइए हम उसका स्पर्श करें। ऐसे थे इतने महान आदमी। चलिए अब देरी न करते हुए सीधे श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हमारा चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसको ध्यान से समझिए, जितना ध्यान से समझेंगे उतना ही अच्छा होगा। इधर देखो बबुआ, इधर बार बार तुम लोग इधर उधर देख के डिस्टर्ब भी करते हैं। चलो, करा कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में, यानी हमारे युग में जो कलयुग चल रहा है, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब जातिवाद के लोग इतना है ना, जातिवाद को छेड़ने वाले, मतलब कहने का सेंस है कि जाति के नाम पर कुछ कुछ बांटने वाले, राजनीति करने वाले, वैसे लोगों की कमी नहीं है। कहने का सेंस बहुते लोग हैं जो जातिवाद के नाम पर लड़ा देंगे। ठीक है, इनके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। इनके जो पोषक है, जो जाति के बारे में केवल बात करते हैं, जातीय भेदभाव करते हैं, कह रहा है कि इनका समर्थन भी कई तरह से करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है, और समर्थन का सबसे आधार, यानी कहने का सेंस ये है कि जो पोषक है वो कई आधारों पर जाते हैं। कौन कौन एक टॉपिक नहीं है, कौन तरीका है, 50 को तरीका है इनके पास। ठीक है ना, लेकिन सबसे एक और तरीका, इसमें एक तरीका के बारे में कहा गया है, कह रहा है कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जो जाति प्रथा है वो भी किसका दूसरा रूप है, श्रम विभाजन का ही रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस स्तर के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया गया। और देखिए, ये तो कह रहा है कि जाति प्रथा जो श्रम विभाजन था, उसके साथ साथ तो श्रम का साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी क्या हो गया है, रूप ले लिया। यानी कहने का मतलब जाति प्रथा श्रम विभाजन जो था वो था ही, लेकिन कहने का सेंस ये बात है कि उसका रूप कौन ले लिया, श्रमिक विभाजन। कौन ले लिया है, श्रमिक विभाजन। ठीक है, श्रमिक विभाजन। श्रमिक विभाजन मतलब कहने का सेंस यहाँ पे क्या आप समझ रहे, कुछ नहीं समझ रहे, समझिए, ध्यान इधर नहीं है तो कैसे समझेगा। यानी कहने का सेंस है, श्रम विभाजन जाति प्रथा तो चलिए रहा था, इसमें यह किसका रूप लिया, श्रमिक विभाजन का। यही बताया आपसे पहले कि श्रमिक विभाजन मतलब जैसे हमारे पापा अगर काम करते हैं खेत में, तो हम भी खेते में काम करेंगे, श्रमिक विभाजन हो गया। तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। श्रमिक विभाजन क्यों होगा, नहीं हो सकता। तो इसीलिए बता रहे हैं कि मतलब जो श्रमिक विभाजन है, जैसे आपके पिताजी वो काम करते तो आप भी वहीं काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्रमिक विभाजन। लेकिन ऐसा इन्होंने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद उसको हटाया और बताया कि नहीं, जिसको जो इच्छा है वो बन सकता है। ठीक है, चलिए आय कह रहा है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में
अस्वाभाविक विभाजन नहीं करते। यानी कह रहा है कि श्रम विभाजन निश्चय ही एक क्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। यानी जो सभ्य समाज होगा, अच्छा समाज होगा, उसमें श्रम विभाजन की आवश्यकता है। बट श्रम विभाजन कैसा होना चाहिए, उसकी कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए कि कौन कितना बढ़िया काम कर रहा है उसके अनुसार। जैसे मान लीजिए जो डॉक्टर है तो डॉक्टर का पढ़ाई अच्छा से किया तो वो डॉक्टर हो गया। जो नर्स है उस थोड़ा उसको जिस टाइप का उसके अंदर कुशलता है उस तरह श्रम विभाजन है क्या, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से उत्पन्न होती है कि भाई हमारे अंदर टैलेंट है लेकिन हमको जबरदस्ती कहा जाए कि तुम वही काम करो, तो ये हो गया ना श्रम विभाजन। हमारे पिताजी ये काम करते तो तुम भी ये करो, ये हो गया आपका श्रम विभाजन। तो ये दिक्कत है। दिक्कत इससे नहीं कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन में कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोई एतराज नहीं था। उनको एतराज इस बात का था कि वो कह रहा है गरीब का बच्चा है तो वो कुछ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, उसके अंदर टैलेंटेड है, बनेगा पढ़ेगा। इन्होंने इस चीज को समाप्त किया, इस पर फोकस किया। आगे देखिए अभी श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करते। देखो और श्रम विभाजन जो है वो कभी श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती सभ्य समाज के रूप में देखा जाए तो। पर अब भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि भारत में जो जाति प्रथा है उसका एक और विशेषता है। कौन सा विशेषता है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करते बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। देखिए भारत में जो है ना जाति प्रथा, तो जाति प्रथा यह है। और यह एक और विशेषता यह है, ये श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती कि भाई तुम्हारे कार्य के अंदर ये टैलेंटेड है तो तुम ये काम करो, ऐसा नहीं करती। वह विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है कि भाई तुम ऊंचे हो तो बढ़िया काम करोगे, नीच वाला व्यक्ति नीचा काम करेगा मतलब छोटा काम करेगा, ऐसे करार दिया गया। ऐसा कुछ नहीं, जिसके अंदर टैलेंट है चाहे ऊंच हो नीच हो बढ़िया काम करेगा, जिसके अंदर टैलेंट नहीं है वो नहीं करेगा। सिंपल फंडा है जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। और यह केवल कहाँ पाया जाता है, भारत में, है ना सोने की चिड़िया। इसीलिए बाकी आप समझिए सोने की चिड़िया बनाते बनाते लोग अमर हो गए कितने लोग, लेकिन सोने का चिड़िया नहीं बन पाया। पता ना कौन सी चिड़िया है। तो ऐसा हम लोग सोचेंगे, सोच विचार रहेगा हमारे अंदर, कभी भी ऊंच नीच का जाति प्रथा का कभी नहीं हो सकता हमारा सभ्य समाज से। और सभ्य समाज करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। वैसे ही अन्य दूसरे देश के लोग हमको कुछ कुछ करते हैं, यही कारण है। ठीक है, तो कह कि दूसरे विश्व में नहीं किसी समाज में नहीं पाया जाता लेकिन भारत में पाया जाता है। देख लिया आपके सामने। कह जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लेते हैं, जाति प्रथा को किस मान लेते हैं, श्रम विभाजन। कह यदि जाति प्रथा को हम श्रम विभाजन मान लेते हैं तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यदि जाति प्रथा को हम श्रम विभाजन मान लें, जाति प्रथा क्योंकि जाति के आधार पर होगा ना जी, तो कह रहा कि क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। जाति प्रथा रुचि के आधारित पर नहीं होता, रुचि टैलेंटेड के आधारित पर होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन यह कह रहा है कि यह रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या समक्ष श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कह रहा है कि श्रमिक जो कुशल व्यक्ति होगा, जो श्रमिक होगा, मेहनती व्यक्ति होगा, उसको हम इस तरह का उसके अंदर विकास करें, इस तरह का उसके अंदर निर्माण करें कि वह व्यक्ति अपनी सीमा के अनुसार, क्षमता के अनुसार अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करे। तब हम कह सकते हैं कि हाँ उसके अंदर जाति प्रथा वाला भेदभाव नहीं है। श्रम विभाजन तो है लेकिन किसके आधार पर, कुशलता के आधार पर। लेकिन यहाँ पे श्रम विभाजन कुशलता के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर किया गया। समझ रहे ना। और यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे श्रम विभाजन हो लेकिन किसके आधार पे, रुचि के आधार पे, कुशलता के आधार पे। भाई जो टैलेंटेड है टैलेंटेड वाला काम करे। और समाज में ऐसा नहीं था। समाज में पहले ये था कि जिसके अंदर टैलेंटेड है चाहे है, उसके पिताजी एक काम करते हैं तो तुमको और काम करेगा। वो सफाई है तो सफाई काम करेगा। इस चीज को साहब ने क्या किया था, समाप्त करने की कोशिश किया था और समाप्त भी हुआ, मेहनत सफल रहा। पर इस समय जिसे वो अपने पेशा का है। इस सिद्धांत को विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। ये तो ठीक वाला सिद्धांत हो गया कि हाँ जिसके अंदर टैलेंटेड है वो अच्छा काम करेगा, अपने अनुसार पेशा का कार्य करेगा, चुनाव करेगा। लेकिन इसके विपरीत करा है कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत था, खराब सिद्धांत यह था कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना मनुष्य को ये जांच परखा नहीं किया जाता था कि वह क्या कर सकता है। वही कह रहा है कि बिना प्रशिक्षण ट्रेनिंग के अनुसार उसकी दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के समाज के स्तर के अनुसार कि वह कितना उनके माता पिता कितना बढ़िया काम करते हैं, उसी के अनुसार बढ़िया है तो बढ़िया, खराब है तो खराब। तो कह रहा कि मैं सामाजिक स्तर उनका क्या
योग्य है माता पिता का, उसके अनुसार पहले से अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब पहले ही फिक्स होता है कि पिताजी समाज में एकदम हीन व्यक्ति हैं, वो पढ़ नहीं लिख सकता है, इनका जो बेटा भी होगा वही क्या करेगा, वही काम करेगा, वो भी नहीं पढ़ सकता। इस समाज में दूषित थी, दूषित सिद्धांत यह थी, लेकिन यही दूषित सिद्धांत को खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, जो भी कुशल व्यक्ति होगा, समक्ष होगा, उसके अंदर टैलेंटेड होगी, वो क्या करेगा, अपने अनुसार कार्य स्वयं करेगा, अपना कार्य का चुनाव, पेशा का चुनाव स्वयं करेगा। लेकिन समाज में कौन सा दूषित सिद्धांत यह था, सामाजिक स्तर यह था कि पहले से गर्भधारण के समय मनुष्य का पेशा क्या कर दिया जाता है, निर्धारण कर दिया जाता है, ऐसा था नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। और यही जाति प्रथा का जो भेदभाव था, ये ऐसा था कि कह रहा है कि केवल दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, अगर ये हमारे समाज में कुछ थी प्रचलित, तो उससे नुकसान जानते हैं क्या था, कि मनुष्य का जीवन भर के लिए एक ही पेशा बांध देती कि तुम यह काम करोगे तो हमेशा यही काम करोगे, जीवन भर के लिए वो हो जाता था। ठीक है, जीवन भर के लिए हो जाता है, एक ही पेशे में बात थी, भले उस व्यक्ति के अंदर कितना हो टैलेंट है, भले ही वो पेशा अनुपयुक्त हो, उसके अंदर उसका मन नहीं लग रहा हो, लेकिन माता पिता के अनुसार, मतलब माता पिता समाज में किस प्रकार हैं, ऊंच है कि नीच है, या भेदभाव के अनुसार उनको कार्य टाला जाता है, डाल दिया जाता है कि ये काम कीजिए, तो उनका वो काम करते थे, तो उनका जो बेटा होगा वही काम करेगा। तो मान लीजिए उसको मन न लगे उसमें, उसके लिए कार्य उपयुक्त न हो, फिर भी उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा। यही था उस समय जाति प्रथा, भले उसका अनुपयुक्त हो और पर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए, लेकिन काम वही करेगा। ये था समाज में व्याप्त बुराई, यह था दोषपूर्ण। लेकिन इसको खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अथक प्रयास किया। ठीक है, कह रहा कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, इस युग में भी यह स्थिति क्या होती है, आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया में व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया में आप देखें कुछ टेक्निकल में निरंतर विकास आ जाएगा, कुछ बढ़िया काम होने लग गया, मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट हो जाएगा, कभी कभी अकस्मात कुछ चेंजिंग हो जाएगा, जिसके कारण मनुष्य का अपना पेशा बदलने की क्या होती है, आवश्यकता पड़ सकती है। और जब मान लीजिए कोई टेक्निक प्रॉब्लम आ गया था, उसको काम में नहीं मिला, बाहर गए कमाने, वहाँ पे काम में नहीं मिला, तो अपना पेशा बदलें कि नहीं। मान लीजिए हम गाँव में कोई काम कर रहे हैं, वो काम बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई, तो हमको पैसा चेंज करना पड़ेगा ना, उससे अब काम कहाँ चलेगा, क्योंकि वो कंपनी चल ही नहीं रही है, तो दूसरा काम करना पड़ेगा ना। तो ये है ही समाज में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। हालांकि और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। और यही बात देखिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बताइए, आप खुद सोचिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया कि तुमको क्या करना है, एक फैक्ट्री में मान लो कोनो गिलास बनाना है, एक बात कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी जन्मे से गिलास बनाए, तुम भी गिलास बनोगे, तुम्हारा पुत्र जो होगा वो भी गिलास बनाएगा, तो ये तो जबरदस्ती थोप दिया गया ना। अब हमारा वही काम सीखे, तब तक मान लो फैक्ट्री बंद हो गया, तो दूसरा काम हम कर पाएंगे जी, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर वही काम दिया गया है जाति प्रथा के अनुसार। अब बताइए, यही काम दिया गया तो फिर दूसरा काम करेंगे नहीं, भूखे मरेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्होंने बताया डॉक्टर भीमराव को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो काम बदल नहीं सकता, क्योंकि उसको वही मिला है। पर कि हिंदू धर्म जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता, लेकिन अगर देखा जाए इसमें पड़ा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो है, उसको ऐसा देखा जाए तो यह ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिसे कोई व्यक्ति अपनी अनुमति के अनुसार पेशा नहीं चुन सकता। यानी हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, पेशा बदल सकता है, जो उसका पैतृक पेशा ना हो, यानी उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वो अपने उससे पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी है। और देखिए, ये भी करा कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है कि जो बाद में जाके न बदल ले, यानी उसका पैतृक पेशा ना हो, भले उसका पिता कोई काम करता है, वो दूसरा काम करे, हिंदू हिंदू धर्म कहता है, उसके अनुसार जो मन करे वो काम करे, भले ही वो उसमें पारंगत हो, चाहे उसके अंदर टैलेंटेड हो चाहे ना हो, पिताजी करते हैं तो उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये हिंदू धर्म में ही मान्यता देता है। इस प्रकार कह रहा है कि पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर क्या करता है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख क्या बना हुआ है, प्रत्यक्ष कारण बनी है। और जब ऐसा करेंगे तो 100% भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है।
इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो श्रम विभाजन की दृष्टि से अगर देख रहे हैं तो जाति प्रथा भी क्या है, जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। कैसे दोषों से युक्त है कि जाति के अनुसार श्रम विभाजन के अनुसार जातीय प्रथा के अनुसार न श्रम विभाजन किया गया, उसको काम बांट दिया गया, इसलिए ज्यादा दोषयुक्त है। पर जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। जाति प्रथा जो जाति प्रथा का श्रम विभाजन है वो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मतलब जाति के अनुसार जो काम बांटा गया है वह मनुष्य की इच्छा पर नहीं है, जाति के अनुसार पर बांट दिया गया ना भाई कि भाई हम काम हमारे पिताजी करते थे तुम ये काम करो, हमारे मन हमारी इच्छा के अनुसार कहा गया, नहीं कहा गया ना। तो वही कह रहा है कि जो जाति प्रथा का श्रम विभाजन है वो मनुष्य की इच्छा पे निर्भर नहीं है, उसको ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है, इच्छा पे निर्भर करता तो कुछ काम करता, तो जबरदस्ती थोपा गया है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इनमें से कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। अब मनुष्य के अंदर कितना टैलेंटेड है, उसकी रुचि है कि नहीं है वो काम करने में, इसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि भाई जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन हुआ है ना, और जब जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन होगा तो उसके अंदर कितना टैलेंटेड है, क्या महत्व है, उसको मन लग रहा है कि नहीं वो काम करने में, उसको कोनो वैल्यू नहीं है। भाई भले लगे चाहे न लगे, तुमको करना है तो करना है। लेकिन अगर जाति प्रथा के अनुसार न श्रम विभाजन किया जाए, टैलेंटेड के आधार पर श्रम विभाजन किया जाए, तो 100% ये है कि उसके महत्व दिया जाएगा, उसके रुचि के अनुसार उसको मन लगेगा। ठीक है, आगे देखिए। पर इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था करते हैं। हालांकि आज के समाज में उद्योग धंधों में गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है कि हमारे अंदर गरीबी है और उत्पीड़न है, इसका कौन समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है, कौन सी समस्या है कि निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विस्तार करते हैं। यानी मान लीजिए हमको ये काम करना है, हमारा काम मन नहीं लग रहा है वो काम करने में, तो जबरदस्ती करवा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या नहीं है कि हम गरीब हैं बेरोजगार हैं तो चलो ऐसा काम नहीं मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। बस जबरदस्त इस बात का दुख है कि हमको जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है, हमको भले ऊपर काम करने में मन न लग रहा है। लेकिन ये बात क्या है, आपका पूरा 100% गलत है। रोको, रोक देना। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब किसी को हम प्रेशर दे के काम कराएंगे तो यही होगा, क्या होगा कि उस स्थिति में मनुष्य जो होगा वो दुर्भावनाग्रस्त रहकर, दुर्भावनाग्रस्त मतलब उसको मन नहीं लगेगा, फिर भी वह टालू काम करेगा, मतलब बिना मर्जी का काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि उसको मन लगेगा नहीं। और काम करने के लिए प्रेरित करती है, वो भी कौन सा काम, टालू काम करने और कम काम करने के लिए। जब बताइए हम जिस काम को हम करें और उसमें मन न लग रहा हो तो उस काम करने से कोई फायदा है, तो वह काम क्या होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि उसके अनुसार जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन किया गया है, यानी जाति के अनुसार उसको काम दिया गया और वहीं पे टैलेंटेड के आधार पर उसके रुचि के अनुसार काम दिया जाता है। तो जिस काम को वह करना चाहता है वो मन से करता है, अच्छा से करता है, ज्यादा करता है, यही अंतर है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको समाप्त करने के लिए कोशिश किया। पर ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, बताइए जब जबरदस्ती काम कराएंगे तो न दिल लगेगा और न दिमाग, दोनों नहीं लगेगा, क्योंकि वह जाति प्रथा के अनुसार काम कराया जा रहा है। और जहाँ आप स्वेच्छा के अनुसार रुचि के अनुसार काम करेंगे वहाँ पे दिल भी लगेगा और दिमाग भी लगेगा। और कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, जब ऐसा कोई काम देगा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन देगा, काम देगा, तो वह कैसे कुशलता, कैसे टैलेंटेड बन सकता है, कभी नहीं हो सकता है। पर अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा। देखिए, और इसीलिए यह निर्विवाद, बिना विवाद का क्या प्रूफ होता है, यह प्रूफ हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा। जो आर्थिक पहलू पहलू है, मतलब हम लोग गरीब हैं कि अमीर है, इससे ज्यादा खतरनाक क्या है, जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर, यानी क्यों ज्यादा खतरनाक है, इसलिए खतरनाक माना गया है जाति प्रथा, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक, जो स्वाभाविक प्रेरणा होती है, काम करने की क्षमता होती है, रुचि होती है, जो आत्मशक्ति होती है, वो सब दब जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसके मन पसंद कार्य नहीं होता है और उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है, यानी वह काम करने लायक नहीं रह जाता है।
इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस जाति प्रथा के श्रम विभाजन को समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया और कहा कि जिनको भी आप काम देना चाहते हैं उसको श्रम विभाजन के अनुसार नहीं, जाति प्रथा के अनुसार नहीं, और उसको काम दीजिए तो किसके अनुसार दीजिए कि हाँ उसके अंदर क्या टैलेंटेड है, क्या कुशलता है, उस अनुसार काम देंगे तो वह काम में भी वृद्धि होगा, मन से भी करेगा, सब कुछ अच्छा होगा। कहा कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, तो वो तो खाली विवेचनात्मक पहलू, अब आइए पर इस समस्या को क्या रचनात्मक पहलू से देखता हूँ। पर मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। देखिए यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये बात कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो भी जाति प्रथा के आलोचक होंगे, यानी जो जाति के अनुसार केवल लोगों को बांट रहे हैं, वो सब ये बात सुनते होंगे तो जरूर मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, क्या हूँ, जाति के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है, आदर्श समाज किसे कहेंगे। अगर मैं जाति के विरुद्ध हूँ कि हाँ लोग जाति के आधार पर लोगों को बांट देते हैं, तो बताइए कि आदर्श समाज क्या है। जो जाति प्रथा वाले आलोचक है वो जरूर पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि आदर्श समाज क्या है बताइए। देखिए कह मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, यानी जौन इच्छा हो वो कर सकता है काम, समाज समता होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई ऊंच है तो बढ़िया काम करेगा, जो नीच है वो छोटा काम करेगा, ऐसा नहीं। जिसको जो मन पसंद आए, जिसके अंदर जो टैलेंटेड हो काम करे, टैलेंटेड के आधार पर काम बांटा जाए। और किस पे आधारित होना चाहिए, भातृत्व पर आधारित होना चाहिए, मतलब भाईचारे के अनुसार काम होना चाहिए, नहीं कि झगड़ा करके काम करेगा। इस साथ चाहते हैं उसी को बोलेंगे कौन सा समाज, आदर्श समाज। ये बात कौन कहना चाहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहना चाहते हैं कि जो भी आलोचक होंगे, यानी जो जाति प्रथा पे लोगों को बांट रहे होंगे, वो जरूर मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि तुम्हारे अनुसार बताओ आदर्श समाज क्या है। तो वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मेरे अनुसार सभ्य समाज उसको कहेंगे जिसके अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, और किस पे आधारित होना चाहिए, भातृत्व पे, मतलब भाईचारे के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार जो कार्य होगा वो सबसे बेस्ट होगा और बेहतर होगा। पर क्या यह ठीक नहीं है, भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, सब कोई चाहता है कि हाँ भाईचारे के साथ काम हो। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज को एक छोर से दूसरे छोर तक संचलित हो सके। और ये भी कह रहा है कि आदर्श समाज में इतना जरूर गति होना चाहिए कि जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन, मतलब छोटा परिवर्तन अगर आदमी चाहे तो जल्दी हो सकता है, ठीक है, दूसरे छोर तक पहुंच सकता है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, और इस प्रकार के समाज में सब लोगों को भाग लेना चाहिए, ठीक है, सभी का बहुमत होना चाहिए, कड़ा तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। और उस प्रकार जब समाज होगा तो स्वतंत्रता समता भातृत्व वाला समाज होगा, आदर्श समाज होगा, तो सबको क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। कड़ा सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क, अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, और सबके लिए अवसर उपलब्ध होना चाहिए कि हाँ हम काम कर रहे हैं तो और कोई व्यक्ति आता है वो भी काम कर सकता है, जिसको अंदर जो टैलेंट है वो काम करेगा, ये जरूर होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि उसके लिए साधन व अवसर जरूर उपलब्ध होना चाहिए कि हाँ ये काम करने जा रहा है तो ये हमारे लिए काम खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहेंगे कि हाँ ये काम भर गया तो दूसरा काम कीजिए। चलिए अब देखिए फिर आगे कह रहा है कि तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप है। यानी भाईचारे के बारे में क्या बताना चाहिए, उनका कथन ये है कि दूध पानी के मिश्रण, जिस तरह दूध और पानी को मिला दिया जाए, भले दोनों चीज अलग अलग है लेकिन दूध और पानी को मिला दिया जाए तो पता चलेगा नहीं कि दूध है कि पानी है, पता कन्फर्म नहीं हो पाता। उस टाइप का भाईचारे होना चाहिए कि जिस तरह दूध और पानी मिलाया जाए तो पता नहीं चलता, उस तरह हम लोग अलग अलग रहते हुए एक में रहेंगे पता नहीं चलेगा। और इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र। और जब भाईचारा होगा, समता होगा, स्वतंत्रता होगा, तो इसी का नाम, इसी यही दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। जो लोकतंत्र हमारा है पर केवल शासन करने से ही नहीं होता है, केवल शासन का सिस्टम नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। सामूहिक मतलब जिसमें सभी लोगों का जीवन क्या है, चलता है। वही कह कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है, जहाँ पे सभी समाज का जो अनुभव है वहाँ पे साझा किया जाता है, कहाँ, लोकतंत्र में। तो वही कह रहा है कि समाज के सभी सम्मिलित अनुभव का क्या होता है, आदान प्रदान जहाँ होता है उसी का नाम क्या है, लोकतंत्र है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथी के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, और इसमें यह जरूर आवश्यकता होना चाहिए, जरूर होना चाहिए कि
क्या होना चाहिए, या साथियों के प्रति, हमारा जो भी सहयोगी है, साथी है, उनके प्रति सम्मान का जरूर क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। चलिए इसी तरह ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसका एमसीक्यू, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही उसको सुप्रीम टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तब तक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।